हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSc सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे वर्ग 8 के प्रश्नावली 2.2 के विषय में। उसके पहले सवाल में दिया गया है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो हमें प्राप्त होता है 1/8। तो वो संख्या क्या होगी? तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि माना कि लिख लेंगे, माना कि संख्या बराबर x है। ठीक है। उसके बाद पहला जो लाइन है, संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, तो आधा का मतलब होता है 1/2। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न हमारा जैसा कह रहा है उसी के अनुसार हम काम करेंगे। लिखेंगे संख्या का आधा अर्थात x का आधा यानी कि 1/2 में से घटाया जाए कितना, 1/4 को घटा लिया जाए तो हमें प्राप्त होता है 1/8। हमें प्राप्त होता है 1/8। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। x का 1/2 मतलब हो गया, x का मतलब गुणा, तो x गुणा 1/2 माइनस 1/4 बराबर 1/8। ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 4 का, सिंपल सी बात है, 4 एलसीएम आएगा। जैसे भिन्न का घटा करते हैं वैसे ही कर लेंगे। अब 2 से 4 में भाग लगाए तो 2 गुणा x क्या हो गया, 2x माइनस यहाँ पे 1 रह जाएगा, बराबर हो गया हमारा 1/8। अब सिंपल सी बात है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर यहाँ से हम सीधे क्या करेंगे, इसको 4 से 2 बार में कटा दिए। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरी बात हम क्या करेंगे, सामने सामने कटा सकते हैं या फिर नहीं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 4 है यहाँ पे और यहाँ पर 8 है। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 8 16x माइनस 8 बराबर हो जाएगा 4। अब यहाँ माइनस में 8 है, उधर जाएगा तो प्लस में, सिंपल सी बात है, 16x इक्वल टू 4 प्लस 8। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 4 12/16। अब 4 1 जा से 4 3 जा, 4 1 जा से 4 4 जा, x इक्वल टू हो जाता है हमारा 3/4 आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, अगले सवाल में दिया गया कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है तो उसकी परिमिति 110 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x है। अब जब अंतर 5 मीटर का है तो 5 मीटर अधिक होगा कोई और कोई 5 मीटर कम होगा, तो जाहिर सी बात है हम चौड़ाई को चाहे प्लस में अथवा माइनस में 5 बढ़ा या घटा लेंगे। x+5 भी ले सकते हैं या x-5 मीटर भी ले सकते हैं, दोनों में मीटर हम जोड़ लेंगे। ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई हमें मान लिया हमने, और उसके बाद हमें इसका परिमिति पता है। तो प्रश्न से अब आ जाएंगे, प्रश्न हमारा कहता है कि आयत की परिमिति बराबर 110 मीटर। अब देखिए कि आयत के परिमिति का सूत्र क्या होता है, 2 × L+B यानी कि लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर हो गया 110। लंबाई हमें क्या पता है, x मीटर, और चौड़ाई x+5 मीटर। अब देखिए इक्वल टू 110, जाहिर सी बात है अंदर का काम पहले करेंगे, x+x हो जाएगा 2x, ये हो गया 2x + 5 इक्वल टू 110। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि वितरण नियम के तहत आता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब 2x² हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, 2 2 = 4x हो जाएगा और यहाँ पे 2 5 = 10 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 1 10। अब देखिए इधर प्लस में उधर जाएगा तो
सिंपल सी बात है, 10 है इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10। अब x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100/4, यानी कि 25 बार में कट गया। x इक्वल टू हो गया हमारा 25। इन सब के साथ अंग्रेजी में और या हिंदी में याद देना ज़रूरी होता है, ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 25। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, इसीलिए लंबाई बराबर हो गया हमारा x बराबर 25 मीटर और चौड़ाई बराबर x प्लस 5, यानी कि 25 प्लस 5 इक्वल टू 30 मीटर। यही है हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है कि चीनी का मूल्य 25% अगर बढ़ जाती है तो इसका मूल्य जो है 32 रुपये हो जाती है। तो पहले इसका मूल्य क्या था? तो अब इसका आंसर निकालने के लिए, इसका हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर x रुपये प्रति किलोग्राम। बहुत आसान है। अब जाहिर सी बात है कि x रुपये प्रति किलोग्राम में 25% की अगर वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगी। अब नया रेट क्या हो जाएगा, 25% वृद्धि होने पर दर बराबर x नहीं, x प्लस x का 25%। x यानी कि हमारा प्रारंभिक मूल्य, और x में तो x का 25% जोड़ना होगा क्योंकि x का 25% बढ़ा है। x तो ऑलरेडी उसमें है ही, इंक्लूडेड है, और x का 25% इसमें इंक्रीज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, आ जाएंगे प्रश्न से। प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न हमारा कहता है कि चीनी का वर्तमान मूल्य बराबर 32 रुपये, मूल्य अथवा दर, वर्तमान दर जो है 32 रुपये। अब वर्तमान दर तो यही है हमारा 25% जो वृद्धि होकर के है, तो सेम टू सेम x प्लस x का 25% बराबर हो जाता है 32 रुपये। अब x का 25% यानी x प्लस x 25/100, जब परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। 25 के पार से ये 4 बार में शहीद हो जाता है, बराबर आता है 32। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, भिन्न का गुणा के रूप में ले लेंगे, x प्लस x/4 इक्वल टू 32। अब क्या हो जाएगा, 4x प्लस x/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हो जाएगा 32। अब सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो 4x प्लस x जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5x, और ये 4 से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 32 को 4 से गुणा किए तो 4 2 8, 4 3 12, 128। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाता है 128। जस्ट चेक करने दीजिए। चलिए अब उस साइड लिखना पड़ेगा 128/5। जब इसको हम कटाएंगे तो 5 2 10, अब 2 और 8 बचा है, 5 5 25, यहाँ डेसिमल में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 6 30, मतलब हो गया, इसलिए x इक्वल टू 25.6 रुपीज़।
अतः लिख लेंगे चीनी का वर्तमान मूल्य, प्रारंभिक मूल्य 25.6 रुपये प्रति किलो ग्राम था। मूल्य की जगह हम दर लिखेंगे, दर बेहतर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखिए अगले सवाल को। कहा जा रहा है दो भिन्न मूल्यों वाली कलम है और टोटल कलमों की संख्या 35 है और कलम का मूल्य है 60 रुपये। अब सस्ती कलम का जो मूल्य है वो 1.5 रुपये प्रति कलम है और जो महंगी कलम है वो 2 रुपये प्रति कलम है। तो अब कितनी महंगी कलमें खरीदी गई ये हमसे पूछा जा रहा है सवाल में। तो अब हम इसका हल निकालते हैं। लिखेंगे माना कि महंगी कलम की संख्या बराबर x। अब देखिए दोनों कलमों को अगर जोड़कर देखा जाए तो 35 होगा, क्योंकि कुल कलमों की संख्या कितनी दी हुई 35 है। तो दोनों कलम की संख्या हो जाएगी 35। तो हम लिखेंगे सस्ती कलम की कीमत बराबर संख्या बराबर कीमत में संख्या बराबर x, नहीं 35 माइनस x, क्योंकि दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा आना चाहिए 35, है ना। तो अब सस्ती कलम की संख्या भी हमारे पास है, एक महंगी कलम की संख्या है x और सस्ती कलम की संख्या 35 माइनस x। अब आ जाते हैं हम प्रश्न से। प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न हमारा कहता है कि दोनों कलमों का जो मूल्य है वो कुल मिलाकर 60 है। तो x यानी महंगी कलमों की संख्या है x और इसका दर है 2 रुपये प्रति कलम, तो 2 से गुणा कर देंगे। और जो सस्ती कलम है 35 माइनस x, इसको हम गुणा कर देंगे 1.50 से, क्योंकि इसका दर जो है सस्ती कलम की का मूल्य जो है 1.50 रुपये है, तो इसको इससे गुणा कर दिए। अब दोनों का मूल्य का योग है 60 रुपये। अब ध्यान से देखिएगा कि 1.50 को हम अगर 10 हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 जा से 3 बार में, 5 1 जा से 2 बार में, यानी कि ये 3/2 का रूप ले लेता है। तो हम इस वाले में डेसिमल को हटा करके फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे बटे का। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 3/2 ले लेते हैं हम, 1/50 के बदले 3/2। अब इनटू हम कर लेते हैं 35 और माइनस में इसके साथ भी जैसे इसके साथ इसको गुणा करते थे और इसके साथ इसको गुणा करते थे, तो 3/2 माइनस मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, बराबर हो जाता है हमारा 60। अब देखने में तो बहुत सारा उलझ गया, लेकिन इसको सुलझा लेंगे। कैसे सुलझाएंगे? यहाँ पर भी बिना x वाला है और ये वाला x वाला है। हम जनरली क्या करते हैं, बिंद का जोड़ की तरह इसको यूज करते हैं। बटे में कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब देखिए यहाँ नीचे 1 है, यहाँ नीचे 2 है और यहाँ नीचे 2 है, तो तीनों का जब एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 से इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, और जब 1 से 2 को डिवाइड किए तो 2 आया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किए 4x हो गया, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1 आया। अब 35 × 3 करेंगे तो 105 आ जाएगा। अब माइनस में है, माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने। अब 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से अब 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम टू सेम 1 रह जाएगा, वैसे ही 3x। अब 4x में से 3x गया तो सिंपल सी बात है x बचेगा। अब जो है 105 प्लस में तो 105। अब आपको पता है ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2, यानी कि x प्लस 105 इक्वल टू हो जाता है हमारा 120। अब 105 इधर प्लस में उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू 120 माइनस 105।
x इक्वल टू निकलता है हमारा 15। ठीक है, अब तो महंगी कलम की संख्या x बराबर 15 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं या लिख सकते हैं अतः महंगी कलम की संख्या x बराबर 15 है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर देखिए। अगले सवाल में दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात जो है 2:3:4 है। तो तीनों कोणों का माप बताइए। हम मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज का पहला कोण बराबर 2x डिग्री है। ठीक है, दूसरा कोण थ्री एक्स डिग्री है। तीसरा कोण 4x डिग्री। क्यों माना 2x 3x 4x? चूंकि अनुपात 2:3:4 है। क्यों माना? क्योंकि अनुपात 2:3:4 है। अब प्रश्नानुसार लिख लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ रखा है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसीलिए 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? 2 3 5 4 9x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 180/9। 9 से 20 बार में ये कट जाएगा। x इक्वल टू निकल गया 20 डिग्री। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम लोग। अतः पहला कोण बराबर x, हमारा 2x है, तो हो गया 2 गुणा 20 डिग्री यानी 40 डिग्री। दूसरा कोण बराबर 3x है, तो हो जाएगा 3 × 20 बराबर 60 डिग्री। और तीसरा कोण बराबर 4x है, यानी कि 4 × 20 डिग्री, ये हो जाता है हमारा 80 डिग्री। अब देखिए, जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा ना। 80 और 60 हो गए 140, और 140 और 40 180 डिग्री। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, अगला सवाल है, बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के 160 सिक्के हैं। अब 160 सिक्के हैं जिनका मूल्य है 300 रुपये। अब सवाल में एक कंडीशन है कि अगर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। अगर 5 रुपये की संख्या 1 है तो 2 रुपये की संख्या सिक्कों की संख्या 3 हो जाएगी। अगर 2 है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो ये हो जाएगी 2 की 3 गुनी 6। इस प्रकार है। तो उन सभी सिक्कों की संख्या बताइए। तो सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है अगर इसको समझ ले तो। देखिए, हम पहले मान लेते हैं, माना कि 5 रुपये
के सिक्कों की संख्या x है। ठीक है, पहले 5 का ही लेंगे तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, इसीलिए मूल्य बराबर 5x हो जाएगा। ठीक है, क्यों 5x, क्योंकि अगर 2 सिक्के हैं तो 2 गुना 5 यानी 10 हो जाएगा मूल्य। अगर 3 सिक्के हैं तो 3 गुना 5 तो हो जाएगा 15। अगर x सिक्के हैं तो x गुना 5 यानी कि 5x। ठीक है, तो ये तो इसका कंडीशन है। पहली बात, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य निकल गया। अब प्रश्न जैसे कि कहता है, प्रश्नानुसार 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स। क्यों 3 इंटू एक्स, क्योंकि सवाल हमारा क्या कहता है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर x है तो इसकी 3 गुनी 3x हो जाएगी। अब इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य बराबर हो जाएगा 2 गुना 3x यानी कि 6x इसका हो जाएगा मूल्य। अब 1 रुपए के सिक्के कितने बच गए, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगी, जो हमारा टोटल सिक्के 160 थे, अब 160 में से हम क्या करेंगे, ये जो 3x है और x है यानी कि 3x हमारा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या और x हमारा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 3x माइनस x अर्थात हुआ हमारा 160 माइनस 4x सिक्के। अब इसका मूल्य भी यही रहेगा और संख्या भी यही रहेगा। ठीक है, तो अब आ जाएंगे हम दोबारा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न हमारा कहता है कि तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य जो है हमारा क्या है, 300 रुपये है। अब हम निकालेंगे, पहला क्या है, तो 5x है पहला सिक्का। ठीक है, पहले सिक्कों का मूल्य 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य 5x है, 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य है 6x, तो प्लस 6x। तीसरा है 160 माइनस 4x, कुल मूल्य हमारा 300 रुपये। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब 5x 6x कितना हो गया 11x। 11x में से देखिए ध्यान से, ये वाला भी x है ये वाला भी x है, 11x में से 4x घट जाता है जब हमारा, तो हमारे पास बचता है 7x। ठीक है, ठीक है, अब प्लस 160 इधर यानी कि इस साइड हो गया बराबर 300। अब 160 इधर प्लस के फॉर्म में है, उधर जाएगा तो माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाता है, 300 माइनस 160। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 300 में से 160 जब घटा देंगे तो हमें मिलेगा 140। तो 140 में से हम x यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 7 से 20 बाद में ये हो जाता है ख़त्म। तो x इक्वल टू हो जाता है हमारा 20। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अतः 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी होगी, तो 20 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर चाहें तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 3x हो जाएगा। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 3x बराबर 60। ठीक है, 20 गुना 3 हो जाएगा, और जो बच गए वो हो गए हमारे कितने, 60 और 20 में से। अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x यानी कि 160 में से हम घटा देंगे 4x का मतलब 20 गुणा 4, तो हो गए 80। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ।
चलिए अगला सवाल देखिए। पिता अपने 3 संतानों के बीच अपने संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के रूप में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रख लेता है। ठीक है। यदि कुल संपत्ति पिता की 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए हो तो संतानों को हिस्से में कितना कितना मिला, ये सवाल है। अब इसका आंसर हम निकालेंगे अर्थात हल निकालते हैं। अब जो है पिता की जो धनराशि थी, कुल धनराशि यानी संपत्ति, वो कितनी थी पहले लिख लेंगे। पिता की संपत्ति बराबर है हमारा 2.5 लाख, यानी कि हम इसको अंक में लिख लेते हैं 2,50,000। अब 1 लाख रुपए तो अपने लिए रख लेता है, तो बांटी गई धनराशि कितनी हो जाएगी? बांटी गई धनराशि 2,50,000 में से उसने रख लिया अपने लिए 1 लाख रुपए। 1 लाख हो गए, मतलब 1,50,000 रुपए उसने तीनों बेटों के बीच में बांट दिया। अब हम मान लेंगे, माना कि पहले संतान को मिला हिस्सा बराबर x, क्योंकि 1:2:3 में है, डिवाइडेड है। इसका जो अनुपात है 1:2:3 है, तो इस हिसाब से हम मान लेंगे पहले वाले को मिला हिस्सा x, दूसरे को टू एक्स और तीसरे को मिला हिस्सा बराबर 3x। अब प्रश्नानुसार क्या है कि बांटा गया धनराशि जितना होगा वो तो सबका योग है ना। इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा? 1,50,000, क्योंकि इतना ही बांटा गया है, 1,50,000 ही बांटा है इन्होंने। तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर हो जाएगा हमारा 1,50,000। सिंपल सी बात है कि 6x बराबर हो जाता है 1,50,000। ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा? तो 1,50,000 बटा 6। 6 से हम जब डिवाइड करेंगे इसको, हमें पता है कि 25 छक्का 150 होता है, तो 25,000 में ये कट जाएगा। आप आराम से काट करके देख लीजिएगा, मेरे अनुसार डायरेक्ट मत चलिएगा। जब कटाइएगा इसको 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 25,000 आएगा। ठीक है। तो x बराबर निकला हमारा 25,000। अब आ जाएंगे हम इस वर्ग में, हिस्सा निकाल देंगे सबका। अतः पहले संतान को x बराबर 25,000 रुपये, दूसरे संतान को इसका दूसरा 2x बराबर 50,000 रुपये। ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, 50,000 रुपये। और तीसरे संतान को 3x यानी कि 75,000 रुपये। यानी कि पहले संतान को मिला 25,000 रुपये, दूसरे संतान को मिला 50,000 रुपये और तीसरे संतान को मिला 75,000 रुपये। क्यों 75? क्योंकि x यानी कि 25 से जब हम गुना करेंगे 3 को, तो 25 गुणा 3 हमें मिलता है 75, यानी कि 75,000 रुपये। और 2 से जब गुणा करेंगे तो 50,000 रुपये। और पहला तो सिंपल सा x है, x से जब 1 को गुणा करेंगे तो सिंपल सी बात है 25,000 रुपये। ठीक है। बढ़िए, अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल कहता है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 रुपये, रुपये नहीं 31 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए,
गुणज तो आपको पता ही होगा, गुणज जब निकालते हैं तो सिंपल सा हमारा टेबल हो जाता है। 11 का गुणज यानी कि 11, 22, 33, 44, 55, 66, इसी प्रकार से चलता जाएगा। अब जब हम अगले, पहला गुणज तो 11 है, जब दूसरा गुणज आता है तो क्या हो जाता है 11 प्लस 11। तीसरा गुणज क्या हो जाता है तो 11 प्लस 22, देखिए है ना, तीसरा गुणज 33। अब 11 प्लस 33, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे इस वाले सवाल को कि पहला गुणज अगर x है, पहला गुणज अगर x है तो दूसरा x प्लस 11 है, तीसरा x प्लस 22 है, चौथा x प्लस 33 है। इसी प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है, मान लेते हैं, माना कि पहला गुणज बराबर x, इसीलिए दूसरा गुणज बराबर x प्लस 11 हो जाएगा, और तीसरा गुणज बराबर x प्लस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 11, x प्लस 22, ये हमारे तीनों गुणज है। अब सवाल कहता है तीनों गुणजों का योग हो जाता है हमारा 231। आसानी से बन जाएगा ये सवाल, लिखेंगे प्रश्न से x प्लस 11 प्लस x प्लस 22। पहला देखिए x, ये वाला पहला गुणज, दूसरा x प्लस 11 यानी दूसरा गुणज, और x प्लस 22 यानी कि तीसरा गुणज। तीनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 231। देखिए कितना आसान है। यहाँ पे देखिए x और x तीनों को जब हम जोड़ लेंगे तो 3x हो गया, और 11 और 22 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 33, और इस तरफ हो जाएगा 231, ठीक है। अब देखिए यहाँ 33 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव में, उधर जाएगा तो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 231 माइनस 33। अब जब 33 को घटाएंगे तो 3x बराबर इधर हो जाएगा हमारा क्या, 198, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उधर तो डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा 198/3। 3 1 से 3 6 18, और फिर 3 6 18, यानी कि पहला जो गुणज है हमारा x इक्वल टू क्या निकल गया 66, ठीक है। अब आ जाएंगे सीधा आंसर पे। अतः पहला गुणज बराबर x बराबर 66, दूसरा गुणज बराबर x प्लस 11 बराबर 77। अब देखिए 77 कैसे, तो 66 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा ना 77। और तीसरा गुणज बराबर x प्लस 22 यानी कि 66 प्लस 22 यानी 88, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। एक पहला गुणज निकल रहा हमारा 66, और दूसरा 77, और तीसरा 88। दैट्स ऑल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है कि कोई विद्यालय है, संकुल संसाधन केंद्र विद्यालय, उसके बाल मेले में आयोजित कार्यक्रम में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम दिए गए, और बाकी जो शेष बचे प्रतिभागी जो विजेता नहीं रहे उन्हें 1-1 कलम दिया गया। अब कहा जा रहा है कि 100 छात्रों के बीच में 120 कलम को बांटा गया, यानी कि टोटल छात्र थे 100, उसमें 120 कलम बांटा गया, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान सा सवाल है। अब देखिए इसका हल कैसे निकलता है, ये बार बार कहाँ गुम हो जाता है। चलिए इसका हल है कि मान लेते हैं हम, माना कि विजेताओं की संख्या x है। अब x विजेता रहे तो टोटल छात्र कितने हैं हमारे 100,
शेष छात्रों की संख्या हो जाएगी हमारे पास x छात्र है जो विजेता है, और शेष जो छात्र हो गए ये हो जाएंगे 100 माइनस एक्स। क्यों 100 माइनस एक्स? क्योंकि टोटल छात्र है 100 और उसमें से x जो है विजेता रह गया। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न से हम निकालते हैं। प्रश्न हमारा कहता है कि 2 से हम गुना करेंगे जो विजेता छात्र है। क्यों? क्योंकि विजेता छात्रों को मिला है 2 कलम, इसीलिए 2 से x को गुना कर दिए, और प्लस में जो 100 माइनस एक्स यानी कि शेष जो छात्र रह गया उसको हम 1 से गुणा करेंगे, यानी कि 100 माइनस एक्स से, और हो गए कितने 120। क्यों 120? क्योंकि 120 कलम हम लोगों ने बांटा गया है स्कूल में। ठीक है, तो 2x इधर हो गया, प्लस 1 इंटू 100 और 1 से x को गुना किया तो x बराबर हो जाता है 120। अब देखिए 2x प्लस में और x माइनस में, तो 2x में से x चला गया तो बचा हमारे पास x प्लस 100 बराबर 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा 120 में से 100 चला गया, बच गया क्या 20, इसलिए x बराबर हो जाता है 120। यहाँ पे हम और जो इसका लिखने का तरीका है ये लगा देंगे, 120 में से 100 चला गया, बच गया 20। ये तो यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, अथवा यहाँ पर लिख लेंगे अतः 20 छात्र विजेता रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगले सवाल को, रवि के पिता की आयु जो है रवि की आयु के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। अगर रवि की आयु 5 है तो 5 गुणा 3 प्लस 5 है। ऐसा क्यों? 5 वर्ष रवि की आयु, उसका 3 गुना और उसमें से 5 वर्ष अधिक, कुछ ऐसा कनेक्शन इस सवाल में है। अब देखते हैं कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग जो है 47 वर्ष हो जाता है। अब कह रहा है कि दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेते हैं, माना कि रवि की वर्तमान उम्र या आयु एक ही बात है, बराबर x वर्ष। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार पिता की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान उम्र या आयु, पहली बात 3 गुनी है तो 3x, दूसरी बात 5 वर्ष अधिक है तो 3x प्लस 5 वर्ष। अब देखिए, अब जो है 5 वर्ष बाद का कनेक्शन देखिए, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होता है, रवि की उम्र x प्लस 5 हो जाएगी। अगर मैं 20 साल का हूँ तो अगले वर्ष 25 साल का हो जाऊंगा, यानी कि 20 प्लस 5। और पिता की आयु या उम्र x 3x प्लस 5 तो पहले से था ये वाला, और इसमें जुड़ जाएगा क्या, तो 5, यानी कि 3x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इस सवाल के अनुसार हम देखते हैं प्रश्न से, प्रश्न हमारा क्या कहता है। प्रश्न हमारा कहता है कि 5 वर्ष बाद जो है दोनों की उम्र का योग 47 हो जाएगा, यानी कि इसका और इसका योग क्या हो जाना चाहिए 47। तो प्रश्न के अनुसार x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 10 बराबर हो जाना चाहिए 47। अब देखिए, अब क्या करेंगे, x प्लस 3x हो गया हमारा 4x, और ये 5 और 10 अचर संख्या है, तो 5 और 10 हो जाता है हमारा 15 बराबर 47। अब हम क्या करेंगे, 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस में है 15, उधर जाएगा माइनस में 47 माइनस 15, x 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन में, यहाँ बचा कितना था 47 में से 15 गया तो क्या बचा
32। अब x के साथ मल्टीप्लाई में था 4, इधर जाएगा तो डिवीजन में, 4 से 4 8 जा 32, तो x बराबर हो जाएगा 8 लिख लेंगे। अतः रवि की आयु या उम्र बराबर x बराबर 8 वर्ष। ठीक है, रवि की वर्तमान लिख लीजिएगा यहाँ पर, वर्तमान उम्र। ठीक है, और पिता की वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा, क्या था वर्तमान उम्र, 3x + 5, तो 3x + 5, 3x मतलब 3 गुणा 8 जोड़ 5, 24 + 5 यानी कि 29 वर्ष। ये हो जाता है हमारा आंसर। सवाल होता है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।